मेन कारण जो बड़ों में है वो एक लाइफ स्टाइल है हमारा, गलत खाना पीना है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक स्ट्रेस भी है, परसीव्ड स्ट्रेस हम जिसको कहते हैं। तो एक हमारी डाइटिंग हैबिट्स पॉलिटी है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है हमारा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चों में हार्ट डिजीजेस डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कुछ तो उनके में जीन्स के कारण जेनेटिक डिजीज इनको कहते हैं वो होती है। सारी जेनेटिक डिजीज बचपन में पैदा होते ही मैनिफेस्ट नहीं करती हैं, कुछ बड़े होकर मैनिफेस्ट करती हैं टीनेज होने के बाद में। जैसे मसल्स की डिजीज होती हैं, कुछ एचओसीएम होता है, आयुर्वेदी होती हैं, इस प्रकार की कुछ बीमारियाँ होती हैं। कुछ बीमारियाँ बच्चों में बचपन से ही पैदा होते ही दिखाई देती हैं, जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती हैं। उनमें कई ब्लू बेबी वाली डिजीज होती हैं, कई बोल्स वाली डिजीज होती हैं, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी डिजीज होती हैं, उनका ट्रीटमेंट तुरंत भी करना पड़ता है और कई लोग को थोड़ा बड़े होकर भी कर सकते हैं। एक आम कहा जाता है कि बच्चों के दिल में छेद हो गया, तो वो क्या बीमारी है और उसका इलाज वगैरह संभव है? हाँ, बच्चों के दिल में जो छेद है वो दो जगह पे होता है। एक तो जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उनके बीच में जो पार्टीशन होता है उसमें छेद होता है, और एक नीचे वाले दो चैम्बर्स होते हैं उनमें जो पार्टीशन होता है उनमें छेद होता है। तो ये डिपेंड करता है कि छेद वो कितना बड़ा है। जैसे ऊपर वाले चैम्बर्स के बीच में अगर वो छेद छोटा है तो उसको कई बार छोड़ दिया जाता है कि बच्चा जैसे ग्रो होगा छेद शायद कम होने लगता है। जो नीचे वाले चैम्बर का छेद होता है अगर वो बड़ा है तो उसको बहुत जल्दी ही टैकल करना पड़ता है, अदरवाइज उससे कम भी आती है, हाइपरटेंशन वगैरह होती है। और अगर वो छोटा होता है तो उसको भी डिवाइस से बंद भी किया जाने की संभावना रहती है। ऊपर वाले चैम्बर के छेद को इसी प्रकार से अगर उसका साइज ठीक होता है तो डिवाइस से परक्यूशनली हम उसको बंद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आज आम समस्या आ रही है कि जब हम तेज चलते हैं तो सांस फूलने लगता है, इसका कोई हार्ट डिजीज से संबंध है? देखिए, तेज चलने से सांस फूलने का संबंध हार्ट डिजीज से तो डायरेक्टली हो ही सकता है, लेकिन आज के सिनेरियो में बहुत पिछले 1-2 साल से दिक्कत ये आ रही है कि लोगों काफ़ी डिकंडीशन हो गए हैं, लोगों की हार्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई हैं, लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम है, और लोगों को जिनको कोविड हुआ है स्पेशली अगर वो रिकवर किए हैं तो उनके लंग्स के भी इश्यूज हैं, और लोगों को मोटापा हुआ है, लोगों के कोलेस्ट्रॉल खराब हुए हैं, शुगर भी खराब हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो सभी चीज़ों का एक बारी इन जनरल एक एनालिसिस होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए कि जो सांस फूल रही है वो हार्ट से है या लंग से है, या सिर्फ इसलिए है कि पेशेंट को डिकंडीशनिंग हो गई है, उसको फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी टाइम से लोगों ने की नहीं है, ये भी एक सिंपल कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे हमें हार्ट डिजीज है, अगर हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं जिससे हमें पता लगे कि हमें हार्ट डिजीज की हो गई है? देखिए, डिपेंड करेगा कि कौन सी हार्ट डिजीज की बात आप कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की बात करते हैं जिसको ब्लॉक्स कहते हैं, जिसके लिए बाईपास करनी पड़ती है या एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, तो उसके कारण तो अगर वो सिग्निफिकेंट डिजीज होती है तो एंजाइना होता है। एंजाइना मतलब कि वो चेस्ट भारीपन, चेस्ट पेन, जिसके साथ में कभी कभी पसीना आए, घबराहट होने लगे, नौशिया होने लगे, ऐसा लगे कि दम घुट रहा है, इस प्रकार की सेंस ऑफ सफोकेशन, ये जो एंजाइना चेंजेस होते हैं, और इसमें सांस फूलना साथ में, इसमें घबराहट होना, इसमें ये सब एंजाइना के चेंजेस होते हैं, इससे हमें लगता है कि शायद ये हार्ट की डिजीज हो सकती है। डॉक्टर साहब, कोविड में आपने बहुत बड़ा काम किया है और दिन रात ड्यूटी की है, और इस दौरान आपने ऑनलाइन कुछ लोगों को घर द्वार ट्रीटमेंट भी दी है और उसमें काफ़ी आप सफल रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए कि उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कितने मरीज आपने ये ठीक किए? देखिए, कोविड-2 वेव जब आई तो बहुत एब्रप्टली एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए, सभी हॉस्पिटल्स में बेड कम हो गए। तो फिर हमको जैसे हमें पता चला, हमें फ़ोन आया कि पेशेंट का सिचुएशन बहुत फॉल कर रहा है और कहीं भी कोई बेड नहीं है, तो हमारे पास बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास ट्रीटमेंट शुरू करना ही ऑप्शन था। और हमको फॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे मेरे असिस्टेंट के लिए जिनको जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की, तो डेफिनेटली हमको एक नर्सिंग केयर से बहुत हेल्प मिली, जो हमको बिल्कुल टाइम टू टाइम पेशेंट का कंप्लीटली वाइटल्स हमको इन्फॉर्म करते रहे, वो लड़कियाँ जो भी वहाँ पर थे, पल्स, ब्लड प्रेशर, सेचुरेशन, शुगर, वाइटल्स, हाइड्रेशन, सब कुछ। और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट घर में होने के बावजूद भी काफ़ी हद तक सुचारू रूप से चला और हमारे अधिकतर मरीज ठीक हुए। तो ये काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कोविड, पोस्ट कोविड जो ठीक हुए मरीज हैं, उनके ऊपर हार्ट की अभी कैसा प्रभाव रहा है? देखिए, पोस्ट कोविड जो माइल्ड कोविड से ठीक हुए हैं उनको इन जनरल थोड़ा सा फिजिकल हैंडीकैप्टनेस फील होती है, थोड़ा सा थकान, ब्रेथलेसनेस फील होती है, एक फॉगिंग सिंड्रोम भी है, थोड़ा ब्रेन क्लटरिंग भी है लोगों को,
जो मॉडरेट कोविड हुए हैं उनको डेफिनेटली थोड़ी सी हैंडीकैपनेस ज़्यादा है। जो सीवियर कोविड हुए हैं उनको डी डाइमर बढ़े हुए हैं, उनके क्लॉट की संभावना कभी कभी बढ़ती है, और उनको कोलेस्ट्रॉल भी खराब हुए हैं, उनके शुगर भी बढ़े हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर बनते हैं कि हार्ट की डिजीज शायद हो जाए। मायोकार्डाइटिस हुई है, लोगों की हार्ट रेट बहुत इरेगुलर हुई है। तो इन सब के लिए लोगों ने रिपीटेड ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे जब तक वो ठीक भी हो जाते हैं। हो सकता है उनको हार्ट की ब्लॉकेजेस की डिजीज है वो हो सकता है शायद फास्ट प्रोग्रेस करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो गई हैं। तो ऐसे लोग भी काफ़ी आते हैं, उनको भी फिर हम लोग डिपेंडिंग ऑन देयर सिम्टम्स उनको हम फर्दर एनालाइज करते हैं। जिन लोगों का हमको लगता है कि प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, यंग लोग हैं जिनको ईसीजी बिल्कुल ठीक है और चेस्ट पेन बिल्कुल टिपिकल नहीं है जिसको एंजाइना के लिए कहते हैं, तो उनको हम लोग सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी भी एक टेस्ट है जो हम करा लेते हैं। तो सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी के बारे में ये है कि जिन लोगों को हमें ही लगता है कि हार्ट की डिजीज होने की संभावना कम है उनको भी टेस्ट कराते हैं और उसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत अच्छी होती है। अगर वो नॉर्मल आता है तो फिर हम काफ़ी हद तक एश्योर हो जाते हैं कि पेशेंट की हार्ट की आर्टरीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसलाइन को करा लेते हैं हार्ट की पंपिंग के लिए, वैल्वुलर डिजीज देखने के लिए, मायोकार्डाइटिस वगैरह देखने के लिए, ये सब टेस्ट हम लोग कराते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं जिसमें महिलाओं की बजाय पुरुषों में ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें क्या आप बताएंगे? देखिए, ऐसा बहुत टाइम से माना जाता था कि हार्ट की बीमारी शायद पुरुषों की बीमारी है, लेकिन ऐसा है नहीं, स्पेशली हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारे कंट्री में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाला प्रोफाइल है वो फीमेल्स का बहुत ज़्यादा है। ओबीज फीमेल्स हैं और उनकी भी कोलेस्ट्रॉल्स और डायबिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी फीमेल्स को है और एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हमारे कंट्री में एटलीस्ट फीमेल्स में हार्ट की डिजीज कुछ कम मर्दों से नहीं देखी जाती है। इनफैक्ट उन्हें ये नहीं मानना चाहिए। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है कि उनको थोड़ी सी एंटीफेमिनिन होती है, लेकिन उसके बाद में उनका एनीवे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब उनका इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज है जो कोरोनरी हार्ट की, वो सेम ही होता है जैसे मर्दों का है। और लेडीज़ को एक थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का, अपने बारे में ध्यान रखने का थोड़ा उनको कम ख्याल रहता है। उनको सिम्टम्स होते हैं तो वो बताती बहुत बाद में है, तो प्रेजेंटेशन बहुत लेट होती है उनकी। इसलिए लेडीज़ को स्पेशली जेंट्स से भी ज़्यादा अपने हार्ट के बारे में, शुगर के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, सिम्टम्स के बारे में ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, अंत में आप क्या संदेश देंगे? अभी कोविड का चल ही रहा, अभी तीसरी लहर की क्या संभावना है? हाँ, तीसरी लहर की संभावना से नकारा नहीं जा सकता है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्किंग, सैनिटाइजेशन, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है वो हमें लगातार फॉलो करते रहने हैं। वही एक सोल्यूशन है। वैक्सीनेशन भी जिसको नहीं लगा है वो लगवाए। ये चीज़ें हमारे सामने जो हमें करनी है, लेकिन वो हम सब ईमानदारी से करें, क्योंकि जैसा आप फिर से देखने में आ रहा है कि लोग फिर से निकल पड़े हैं घर से बाहर और मास्क को उतना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। तो फिर इसी तरीके से एक बारी हम सब लोग ना फंस जाएं, ऐसा हमें डर लगता है।